हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 जून 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों का दौरा खत्म करके वापस भारत लौट चुके हैं। 5 दिन में 27,000 किलोमीटर का सफर किया और इस दौरान वो साइप्रस, कनाडा, G7 और क्रोएशिया में भी गए। वहीं पीएम मोदी ने G7 नेताओं को भी कई तोहफे दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा नंदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम को एक बर्तन दिया। फेडरिक को कोणार्क चक्र भी दिया। ये कुछ प्रधानमंत्री के G7 समिट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, ईरान से ऑपरेशन सिंधु भी जारी है। दिल्ली पहुंचा एक और जहाज। अब भारतीय डिप्लोमेट फैमिली की सुरक्षित वापसी की जा रही है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से रेस्क्यू करके पहले चरण में 110 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। यहां आकर छात्रों ने कहा कि वहां हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। सभी मेडिकल स्टूडेंट आर्मेनिया के रास्ते लाए गए, जिनको जल्द ही भारत डिपोर्ट किया जाएगा। और ये जो भारत लौटे, इनमें से तकरीबन 90 छात्र जो जम्मू कश्मीर के हैं। तो इन स्टूडेंट के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की, कहा कि ईरान से निकाले गए छात्रों के लिए दिल्ली से मिलेगी डिलक्स बसों की सुविधा। जम्मू के सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। चलिए, खबर आ रही है पीएम मोदी विदेश दौरे के बाद अब आज 20 और कल 21 तारीख को बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, देश के इन 3 राज्यों का दौरा करेंगे और अपने इस दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज 20 तारीख को पीएम मोदी का बिहार और उड़ीसा में सार्वजनिक कार्यक्रम होगा इन 2 राज्यों में। और इस कार्यक्रम का शेड्यूल क्या रहेगा देख सकते हैं आप, कितनी बजे पीएम मोदी कहां जाएंगे। इस दरमियान बिहार में 8 कोच वाली एक नई वंदे भारत ट्रेन भी जो अभी पटना पहुंच चुकी है, उसको भी आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन इस रूट पर चलेगी, जिससे कि बिहार वासियों को फायदा होगा। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 20 जून को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 92 किलोमीटर का नया सफर शुरू होगा। यूपी के अब तक के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गोरखपुर को जोड़ने वाले इस 92 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज होगा। और वहीं दोस्तों, आज 20 तारीख को भी मानसून पकड़ेगा रफ्तार। तेज आंधी, तूफान, भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी चेतावनी है। मौसम विभाग की तरफ से बड़ा अलर्ट जारी किया गया। देश के कई राज्यों में IMD ने भारी बारिश और तापमान में बदलाव की चेतावनी दी है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी अलग अलग राज्यों का मौसम पूर्वानुमान। फिलहाल देखिए अगली खबर, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज 20 जून को उत्तराखंड के देहरादून में करेगी राष्ट्रपति निकेतन का निरीक्षण। आम जनता के लिए भी इसको खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज 20 जून को सदा निरा समागम का शुभारंभ करेंगे। शाम 6 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। है ना, तो कुछ यूं प्रोग्राम रहेंगे आज की तारीख के, केंद्र सरकार और कुछ अलग अलग राज्य सरकारों के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। खबर देखिए, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो कि अभी ब्रिटेन की यात्रा पर हैं, यहाँ वो बोले कि भारत दे सकता है यूके की अर्थव्यवस्था को रफ्तार। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से रिश्ते और मजबूत होंगे। वहीं खबर है, लंदन के लोग चखेंगे अब भारत के ताजे जामुन का स्वाद भी। सरकार ने इस राज्य से पहली खेप भी भेज दी है। दरअसल भारत ने पहली बार कर्नाटक राज्य से लंदन के लिए ताजा जामुन का निर्यात शुरू किया है, यानी एक्सपोर्ट किया गया है इस प्राइस पर। और ICRA की रिपोर्ट में बताया गया कि इस साल भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान है, जबकि महंगाई भी 3.5% से ऊपर रहेगी। रेटिंग एजेंसी इक्रा की तरफ से ये नया आउटलुक जारी किया गया है। और खबर देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देश भर के अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से ही मेट्रो ट्रेनें शुरू हो जाएगी। योग दिवस के मौके पर हर लाइन पर 30 मिनट के अंतराल में मेट्रो सेवा आपको मिल जाएगी। और इस मौके पर देश भर की पंचायतें आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जन आंदोलन बनाने की भी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में एक लेटर भी लिखा, देख सकते हैं आप। और योग दिवस के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी कल 21 जून को AIIA का मुख्य समारोह योग संगम नाम से आयोजित किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय भी भारत के 100 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों और 50 सांस्कृतिक स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हुई। अवैध हथियारों से लेकर पोल बायकॉट तक हर मुद्दे पर सख्त निर्देश जारी किए गए। वहीं बिहार में अपराध की कमाई पर भी अब वोर कसा जाएगा। EOU ने बड़ा एक्शन लिया। पूर्व विधायक समेत 52 लोग ईडी के रडार पर हैं। और बिहार में 21 से 25 जुलाई तक अगले महीने बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी चलेगा। इस दरमियान भी नीतीश सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल सिकल सेल दिवस था। इस मौके पर सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की, कहा कि सिकल सेल बीमारी का पता लगाने के लिए 6.25 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और वहीं RBI के गोल्ड लोन नियमों पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि गोल्ड लोन के जो नियमों में बदलाव किया गया, उससे ऋणदाताओं के बिजनेस मॉडल में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। जो बैंक्स वगैरह मतलब गोल्ड लोन देते हैं, वो भी अपने नियम बदल सकते हैं ऐसा। वहीं देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात, ब्लिट्ज सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को हराया। पीएम मोदी ने भी इनको बधाई दी। मात्र 19 साल की उम्र है अभी तो इनकी। दिव्या देशमुख इनका नाम है, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को हराया। वर्ल्ड टीम रैपिड और ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते हैं। प्रधानमंत्री ने इनकी तारीफ की और कांग्रेचुलेशन भी बोला। ये देख सकते हैं आप, पीएम मोदी का ट्वीट भी है। चलिए अगली खबर देखिए, कनाडा ने भी ये बात मान ली है कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने भारत के खिलाफ हमारी जमीन का इस्तेमाल किया। कनाडा की शीर्ष खुफिया एजेंसी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने PMAY शहरी योजना के तहत 2,35,000 घरों के और निर्माण को मंजूरी दी। यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में ये निर्माण होंगे। PMAY का मतलब प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत सरकार ने लगभग 2.5 लाख नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये मंजूरी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से तीसरी बैठक में दी गई और इस मंजूरी के तहत देश के 9 राज्यों जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, साथ ही असम राज्य शामिल है। इन राज्यों के अलग अलग जिलों में नए घरों का निर्माण करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को 4 क्षेत्रों में बांटा है। इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो शहरी क्षेत्र में भी गरीब लोगों को अपना खुद का आवास घर मिल पाएगा, है ना। चलिए खबर आ रही, कर्नाटक में अब हर रोज 10 घंटे तक काम करेंगे IT कर्मचारी। सरकार वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि एम्प्लॉइज का इस पर कहना कि ये मॉडर्न गुलामी होगी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक सरकार ओवर टाइम की लिमिट को बढ़ाकर 3 महीने में 144 घंटे करना चाहती है और IT सेक्टर के कर्मचारियों के लिए डेली वर्किंग आवर्स जो अभी 9 घंटे होता है उसको भी बढ़ाकर 10 घंटे करने की प्लानिंग कर रही है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तो ओवर टाइम को मिलाकर ये सीमा 12 घंटे तक की जा सकती है। तो कर्मचारी सरकार के इस नए प्लान से खुश नहीं है। हाल ही में इस वर्किंग आवर्स के मुद्दे पर आपको पता होगा इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने भी सप्ताह में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी देश के युवाओं को, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रूस देश में अभी पूरी मंदी छाई हुई है। आम लोगों के लिए हालात भी मुश्किल है। आलू प्याज भी 2.5 गुना तक महंगे हुए हैं। वहाँ के इकोनॉमी मिनिस्टर बोले कि देश मंदी के करीब पहुंचा। रूस की अर्थव्यवस्था अभी गड़बड़ा गई है और मंदी के कगार पर खड़ी है। खुद इकोनॉमी मिनिस्टर की तरफ से उनके वहाँ के बयान दिए गए। और रूस में ये मंदी छाने के पीछे कारण क्या है? 3 बड़े कारण जिस वजह से रूस देश में अभी ये हालात बने हैं, देख सकते हैं आप डिटेल। कुछ तो रूस की जो यूक्रेन के साथ जंग चल रही है इससे भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी है ना। वही खबर है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बढ़ सकती है महंगाई। वहाँ की सरकार कई आर्थिक पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रही है और FATF की चौथी बार ग्रे लिस्ट में भी डालने की तैयारी है पाकिस्तान को। भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF भी पाकिस्तान को चौथी बार ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी अपनी आतंकवाद सपोर्ट की हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इससे पहले भी 3 बार ग्रे लिस्ट में रह चुका पाकिस्तान ऑलरेडी 2008, 2012 से 15 और 18 से 22 के बीच। फिर 22 में पाकिस्तान को इस लिस्ट से हटाया था ना। और अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया तो आर्थिक दबाव एक बार फिर से बढ़ेगा। चलिए गुजरात अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़े कुछ बड़े अपडेट देखिए आप। इस विमान से मिले एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर ब्लैक बॉक्स को अब अमेरिका भेजा जाएगा क्योंकि हमारे देश की टेक्नोलॉजी में इस ब्लैक बॉक्स की डेटा रिकवरी मुमकिन नहीं हो पा रही है और इसलिए इसको जांच के लिए अब अमेरिका भेजा जाएगा। इस ब्लैक बॉक्स के डेटा से ये पता चल पाएगा कि आखिर विमान हादसा किस वजह से हुआ। ये ब्लैक बॉक्स में मैंने आपको बताया था 2 डिवाइस होते हैं, CVR, FDR। और वैसे दोस्तों इस विमान हादसे के बाद अब केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट डायरेक्टर्स को भी 5 बड़े निर्देश दिए। यात्रियों की सुरक्षा, एयर स्ट्रिप, रनवे का ध्यान रखना इसमें शामिल है। सरकार की एयरलाइंस के साथ रेगुलर मीटिंग भी होगी। अब ये वो 5 पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो सरकार की तरफ से जारी किए गए देश भर के एयरपोर्ट डायरेक्टर्स को, जो कि एयरलाइंस कंपनियों के लिए भी लागू होंगे, है ना। वहीं एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा कि 3 महीने पहले बदला गया था विमान का इंजन। क्रैश हुए प्लेन को लेकर एयर इंडिया की तरफ से खुद ये बात का खुलासा किया गया है। वैसे तो अहमदाबाद विमान हादसे की असल वजह की जांच जारी है, लेकिन इस जांच से पहले एयर इंडिया के प्रबंधक की तरफ से ये अब खुलासा किया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही तो इस प्लेन के इंजन को बदला था। तो क्या कहीं उसमें कोई बड़ी घोर लापरवाही रही? इस मुद्दे पर भी अब जांच हो रही है। और वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक और नियम बदल दिया गया है, चलेगा बुलडोजर, ऐसे मकान निशाने पर आएंगे। दरअसल एयरपोर्ट के संचालन में बाधा डालने वाली इमारत या पेड़ के मालिक को अब DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशक या किसी अधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त करने के 60 दिनों के अंदर अंदर इसे ध्वस्त करना होगा या तो फिर इसकी ऊंचाई कम करनी होगी। ये नए नियम जारी किए हैं एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से। और वहीं दोस्तों इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने एक और बड़ा फैसला लिया। कंपनी की 15% उड़ानों में कटौती कर दी गई है। ये उड़ानें 21 जून से 15 जुलाई तक रद्द रहेगी, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर असर पड़ेगा। एयर इंडिया का कहना कि ये फैसला दुखद है लेकिन जरूरी है। प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया की तरफ से 15% उड़ानों को अस्थायी रूप से कटौती करने का यानी कम करने का ऐलान किया गया है। वहीं खबर है अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 7 दिन बाद मिला पायल का शव। परिजनों ने गोगुंदा लाकर अंतिम संस्कार किया। पायल खटीक जो कि राजस्थान उदयपुर की लड़की थी जो लंदन पढ़ाई के लिए जा रही थी। वहीं एयर इंडिया को बिना जांचे एयरबस उड़ाने पर भी DGCA ने चेतावनी दी और कहा कि प्लेन में अनवेरिफाइड इमरजेंसी इक्विपमेंट मिले हैं और इसका रजिस्ट्रेशन भी काफी पुराना है। कुल मिलाकर इस हादसे की घटना के बाद अब सरकार भी विमानन कंपनियों पर शिकंजा कसने जा रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर 500 के जो नोट के बंडल मिले उस मामले पर खबर आ रही है कि स्टोर रूम पर जज के परिवार का ही कंट्रोल था जहां से ये नोटों के जले हुए बंडल मिले थे। जांच पैनल ने प्रस्ताव दिया कि जस्टिस वर्मा को हटाया जाए। 64 पेज की एक रिपोर्ट भी सामने आई। वहीं देखिए देश में चल रहे भाषा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह बोले कि देश में अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही शर्म आएगी। ऐसे समाज का निर्माण दूर नहीं है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय नहीं हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 3 भाषा नीति के समर्थन में जो आदेश दिया था उसके बाद से काफी सियासी बवाल मचा हुआ है। पहले तो महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया था कि अब राज्य के स्कूलों में हिंदी भाषा तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। तो जब मराठी संगठनों ने इसका विरोध किया तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपना फैसला बदला और स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को वापस खत्म कर दिया। जबकि पहले मराठी अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा हिंदी तय की गई थी, लेकिन अब सरकार का कहना कि तीसरी भाषा स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार ले पाएंगे, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं वो। तो इन्हीं भाषा विवाद के
के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया कि अंग्रेजी बोलने वालों को जल्दी शर्म आएगी, ऐसा समाज आप देश में बनता हुआ देखोगे। वैसे भाषा विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने भी एक फैसला लिया है। दिल्ली के स्कूलों में भी लगेगा भारतीय भाषा समर कैंप, जहां बच्चे एक अतिरिक्त भाषा सीखेंगे। अब हर गर्मी की छुट्टियों में ये समर कैंप लगाया जाएगा बच्चों को एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाने के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात राज्य का दौरा किया और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों को सांत्वना भी दी, उनसे मुलाकात की है। बोले कि वे सदैव जन सेवा के लिए समर्पित रहे। वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही है, कर्नाटक राज्य में ठग लाइव की रिलीज का रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मामला ही रद्द कर दिया और राज्य सरकार को थिएटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। एक्टर कमल हासन की फिल्म को लेकर जो विवाद हो रहा था, तो अब आखिरकार ये मूवी रिलीज हो पाएगी। वहीं खबर आ रही है, देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई। सबसे ज्यादा मतदान केरल राज्य में हुआ। ये विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे 4 राज्यों में। केरल की नीलांबूर सीट पर सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हुई और गुजरात की दोनों सीटों पर 54% मतदान हुआ। ये वो 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुए। चारों राज्यों की ये उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल, इन चारों राज्यों के इन सीटों पर ये चुनाव हुए हैं। और इधर बिहार की राजनीति से खबर देखिए। पार्टी से निकाले जाने के बाद अब तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मेरी भूमिका सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, पार्टी और परिवार नहीं। उन्होंने लिखा कि मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना। और तेज प्रताप ने ट्विटर पर ये पोस्ट भी शेयर की, देख सकते हैं आप। वहीं इधर लालू यादव बोले कि आरएसएस और नीतीश को हटाओ, तेजस्वी को सीएम बनाओ। आरजेडी की यह मीटिंग हुई, इसमें राबड़ी ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा और कहा कि जो अकेले रहता है वह परिवार क्या जाने। चलिए खबर आ रही, पंजाब समेत देश के 6 राज्यों में ईडी की रेड खत्म हुई। मेडिकल नशे पर 24 घंटे चली सर्च, दस्तावेज व अन्य सामान भी कब्जे में लिए गए। वहीं देखिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति यूनिट 20 पैसे बिजली की दरें बढ़ जाएगी, यानी बिजली बिल महंगा हो जाएगा अगले महीने जुलाई से ही। 4000 करोड़ का घाटा जनता से वसूलने का सरकार ने नया प्रस्ताव तैयार किया। तो विपक्ष ने यानी कांग्रेस ने चिमनी और लालटेन के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले का विरोध भी किया। खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 64 लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से ही महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। CSPDCL ने लगभग 4500 करोड़ के घाटे को कवर करने के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। चलिए खबर आ रही है दोस्तों, 1 जुलाई से तत्काल बुकिंग के लिए IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। रेलवे टिकट बुकिंग का ये नियम बदलने जा रहा है 1 जुलाई से ही। अब तत्काल बुकिंग के लिए आधार लिंक अनिवार्य होगा और इसके बाद 15 जुलाई से तो आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा, तभी आप तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और फर्जीवाड़े कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए इंडियन रेलवे जुलाई से ये नए नियम लागू करने जा रहा है। मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर इन नियमों के बारे में पहले भी जानकारी बताई थी। वैसे 1 जुलाई से ATM डेबिट कार्ड से जुड़े और भी कई सारे बैंकिंग नियम भी बदलने जा रहे हैं। GST वगैरह को लेकर भी अपडेट्स हैं, तो अगर आप इन नए नियमों को विस्तार से देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो डाला है DLS न्यूज चैनल पर, आप इसे जाकर देख लीजिएगा, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़े अपडेट देखिए आप। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के एटमी प्लांट को करेंगे नष्ट। तेहरान पर हवाई हमले जारी हैं और अब ईरान इजराइल युद्ध में चीन की भी एंट्री हो चुकी है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया और चीन ने भी इजराइल से जल्द सीज फायर करने को कहा है। जिनपिंग ने कहा कि जंग कोई भी विवाद सुलझाने का सही तरीका नहीं है। चाइना के राष्ट्रपति बोले कि जल्द से जल्द दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होना चाहिए। वहीं खबर है, तेहरान में तानाशाहों से पूरी कीमत वसूलेंगे। अस्पताल और कई रिहायशी इलाकों में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी इजराइल पर, तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के PM भी भड़क गए। देखिए जवाब में नेतन्याहू बोले कि ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई भी महफूज नहीं है। केंद्र सरकार इजराइल से भारतीयों को निकालेगी। अभी तक जंग में 639 ईरानी और 24 इजरायलियों की मौत होने की खबर है। जो दोनों देशों के बीच लगभग सप्ताह भर से जो जंग चल रही है तेजी से, उस पर ये आंकड़े आ रहे हैं। और देखिए इजराइल के हमले की जवाबी कार्रवाई में अब ईरान ने भी काउंटर अटैक किया। इजराइल के कई शहरों में मिसाइल दागी। 1000 बेड वाला एक बड़ा अस्पताल भी ध्वस्त कर दिया। इजराइल पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया और इस हमले से अस्पताल की बिल्डिंग को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं खबर है, इजराइल से जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि जिनेवा की परमाणु वार्ता में वो भी शामिल होंगे। खबर है कि ईरान का एटमी प्लांट तबाह करना भी इतना आसान नहीं है। जमीन से 295 फीट नीचे बनी फोर्डो लैब, केवल अमेरिकी विमान और बम से ही हमला मुमकिन है, वरना इजराइल के पास अभी तक कोई ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला हथियार नहीं है जो ईरान के इन अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर को तबाह कर सके। समझ रहे हो। वहीं खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी चीफ से बंद कमरे में मुलाकात की। आसिम मुनीर बोले कि अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया। कहीं न कहीं देखा जाए तो अमेरिका का झुकाव अब पाकिस्तान की तरफ ज्यादा दिख रहा, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप अपनी इस नई सरकार में लगातार भारत विरोधी बयान भी देते आ रहे हैं। और ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंधु चलाया है, इसके तहत ईरान में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट को वापस हमारे देश लाया जा रहा। तो इस ऑपरेशन में ईरान के बाद अब इजराइल की बारी, तेल अवीव से भी निकाले जाएंगे भारतीय छात्र। मतलब इजराइल में भी जो इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको भी वापस भारत लाया जाएगा ना। तो दुनिया भर में जो ये जंगी हालात चल रहे हैं, अशांति बनी हुई है। इस बीच ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट भी जारी हुई है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि दुनिया भर में अशांति बढ़ती जा रही है। इस साल 2025 में दूसरे विश्व युद्ध से भी खराब
खराब हालात होंगे। देखिए रिपोर्ट में डेटा जारी किए गए दुनिया भर में जारी उथल फुथल और जंग के माहौल के बीच ये समझना काफी दिलचस्प है कि दुनिया के देश पिछले वर्षों की तुलना में कितने सुरक्षित या कितने असुरक्षित हुए हैं। वहाँ समय के साथ शांति आई है या फिर वे और अशांत होते चले गए। और इसी बिंदु पर ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दिलचस्प डेटा सामने आए हैं। सबसे पहले तो ये डेटा देखिए आप, इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के 5 सबसे असुरक्षित देश कौन कौन से हैं, जिसमें नंबर 1 पर है अफगानिस्तान, जहां अभी तालिबान का राज है। दूसरे नंबर पर यमन, सीरिया, साउथ सुडान और इराक। देखा जाए तो ज्यादातर मुस्लिम कंट्री जो है वो असुरक्षित है सबसे ज्यादा। और दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित देश की अगर बात करें तो नंबर 1 पर है आइसलैंड, दूसरे नंबर पर आयरलैंड, तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, चौथा ऑस्ट्रेलिया और 5वां स्विट्जरलैंड, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित देश हैं अभी, जहां सबसे ज्यादा शांति है, लड़ाई झगड़े युद्ध जंग कुछ भी नहीं होते हैं, समझ रहे हो। और बात करें भारत और पाकिस्तान में कौन बेहतर है, तो इस सूची में पाकिस्तान 144वें नंबर पर है, जबकि भारत का नंबर भी 115वें पर है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से तो कितना बेहतर है भारत शांति के मामले में, है ना। जबकि अमेरिका का स्थान भी इसमें 128वें नंबर पर रहा, यानी भारत की रैंकिंग अमेरिका से भी काफी बेहतर स्थिति में है। तो ये हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है ना। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि 4 जुलाई तक बंद रहेगा पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस भी, जिसको भारत ने तबाह कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ओके, और चलिए कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए देश में कोरोना से 116 मौतें हुई मई जून में टोटल। अभी 6000 एक्टिव केस चल रहे हैं। बीते 24 घंटों में 500 मरीज ठीक हुए, जबकि 3 लोगों की मौतें भी हुई। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। अभी भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या अब दिनों दिन कम होती जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अब 5976 ही रह गई है, जबकि ये आंकड़ा 7-8 हजार तक पहुंच चुका था, है ना। ओके, और सोनम राजा हत्याकांड से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। रिपोर्ट्स में पता चला है कि सोनम और राज के बीच 21 दिन में 234 कॉल हुए थे। मेघालय पुलिस की पूछताछ में आखिरकार सोनम ने अपना जुर्म कबूला। दोनों के बीच 1-1 घंटे तक बात होती थी रोजाना। राजा मर्डर केस में अभी सोनम और राज दोनों को 2 दिन और पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बाकी 3 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। और शिलोंग पुलिस के एसपी बोले कि 90 दिन से पहले इस केस की चार्जशीट बनाएंगे। वहीं उत्तराखंड में भी देखिए एक और सोनम जैसा मामला सामने आया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हस्बैंड की एक आदत से परेशान थी वाइफ। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध और संपत्ति विवाद के चलते एक महिला ने अपने ही पति की हत्या करवा दी। अभी एक दिन पहले मैंने आपको राजस्थान अलवर का भी कुछ ऐसा ही मामला बताया था। आए दिन कई ऐसे मामले सामने आते रहते दोस्तों। आपकी क्या राय और विचार है समाज के इन केसेज पर, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे अपन खबरों में, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जमकर बरसेंगे बादल। यूपी, बिहार समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब और राजस्थान के लिए भी अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि अब गर्मी के तेवर ठंडे पड़ेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में भी अगले 4 दिन बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और वैसे दिल्ली में तो सरकार का प्लान है पहली बार राजधानी में आर्टिफिशियल बारिश भी करवाई जाएगी। IMD ने भी इसको मंजूरी दे दी है। आर्टिफिशियल बारिश यानी कृत्रिम बारिश होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली सरकार की इस प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट निम्बो स्ट्रेस बादलों पर केंद्रित होगा, जिनमें 50% से ज्यादा नमी होगी। पर्यावरण मंत्री का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं और ये भविष्य का रोडमैप है। तो दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी, है ना। वहीं मानसून की शुरुआत में ही हरियाणा सरकार ने भी अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि कहीं भी जल भराव हुआ तो अधिकारी नपेंगे। श्रुति चौधरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि मानसून से पहले सभी तैयारियां कर लें। अभी कुछ देश के अलग अलग राज्यों के मौसम हालात देखिए आप। गुजरात, अहमदाबाद और वापी में भी भारी बारिश हुई। घरों और दुकानों में पानी घुस गया। गुजरात के 5 जिलों में रेड अलर्ट है। राजस्थान में भी जयपुर वगैरह में सड़कें लबालब है। बूंदी के तो अस्पतालों में भी पानी भर गया। देश के ज्यादातर राज्यों में अभी मानसून पहुंच चुका है और बाकी के राज्यों में भी 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए दोस्तों। राजस्थान में जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश से सड़कों पर भी मानो नदियां बहने लगी। 9 शहरों में झमाझम बारिश हुई। कई पुलिस थानों और हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भी पानी भर गया। आज और कल भी राजस्थान के 28 जिलों में बरसात का अलर्ट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर के पाताल पानी में बहने लगा झरना। मानसून ने पूरे MP को कवर कर लिया है। नीमच, मंदसौर में भी भारी बारिश हुई। भोपाल, इंदौर में भी पानी गिरा। और उत्तर प्रदेश के हालात देखिए। लखनऊ में जोरदार बारिश हुई। उन्नाव में रेलवे ट्रैक धंसा। औरैया में मां बेटे भी नाले में गिरे। और बिजली गिरने की घटनाओं में भी उत्तर प्रदेश में 10 लोगों की मौतें हो गई पिछले 12 घंटों में। आज और कल तक यूपी के 39 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। और बिहार में भी मानसून के हालात देखिए। पटना समेत 10 जिलों में बारिश हुई। अभी पूरे बिहार में अलर्ट है। 25 जिलों में तो हेवी रेन की संभावना है। बिहार के गया में सबसे ज्यादा 105 mm बारिश देखी गई। और बिहार की ये फल्गु नदी की तस्वीरें देखिए। पानी में फंसे 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बच्चे को कमर में बांधकर रस्सी से ऊपर खींचा। एक पिता पुत्र तो अभी भी लापता है। वहीं झारखंड में भी मानसून के हालात देखिए दोस्तों। लगातार बारिश से उफान पर चल रही है कई नदियां। झारखंड रांची में भी जल जमाव हुआ। बोकारो में तेनूघाट डैम के गेट भी खोले गए। हरियाणा में भी मानसून के हालात है कि हरियाणा के 2 जिलों में बारिश और 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आसमानी बिजली चमकने के
साथ ही तेज हवाएं भी चलेगी और प्री मानसून एक्टिव होगा, तो सावधान रहिएगा। मौसम विभाग का कहना है कि गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। पंजाब के भी 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। सुबह भी हल्की बूंदाबांदी हुई। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, उत्तराखंड में 20 जून को आज मानसून दस्तक दे देगा। आज बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो जाएगा उत्तराखंड का भी। नैनीताल, बागेश्वर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। और हिमाचल प्रदेश में भी कल 21 जून से मानसून सक्रिय हो जाएगा। हिमाचल के भी 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 21 से 23 जून तक हिमाचल वासी भी सावधान रहें। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किन किन राज्यों में बारिश वगैरह का सिलसिला रहेगा। वैसे 20 और 21 जून को देश के कई राज्यों में, बोले तो अधिकतर राज्यों में बारिश वगैरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोना 193 रुपए गिरकर अभी 99,261 पर चल रहा है, जबकि चांदी 2029 रुपए टूटी और चांदी का भाव 1,07,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, बीते दिन शेयर बाजार सेंसेक्स 83 अंक गिरकर 81,362 पर बंद हुआ। निफ्टी भी मामूली 19 अंक फिसला। निवेशकों के लिए खबर है, एलन बेरी इंडस्ट्रियल केसेज का आईपीओ 24 जून को ओपन होगा। 26 जून तक आप निवेश कर पाएंगे। वहीं देश का एक सबसे बड़ा आईपीओ भी आ रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ का इंतजार भी आखिरकार खत्म हुआ। 25 जून को आईपीओ खुलेगा। 12,500 करोड़ रुपए जुटाएगी इस आईपीओ के जरिए कंपनी, और ये इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है, जिसमें 27 जून तक निवेशक निवेश कर पाएंगे, है ना। वहीं खबर आ रही, यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका की विकास दर भी धीमी हुई। और एक रिपोर्ट देखिए, एसीएमई सोलर ने वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। 1200 मेगावाट सौर परियोजना का सफल संचालन किया। स्टॉक मार्केट के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है, वेदांता समूह बांटेगा 2737 करोड़ का डिविडेंड। शेयर धारकों को डी मर्जर योजना का भी लाभ मिलेगा। 7 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है वेदांता लिमिटेड कंपनी। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे में रोड एक्सीडेंट की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक 6 साल का बच्चा और एक महिला भी शामिल है। खड़ी पिकअप से टकराई थी तेज रफ्तार कार, और तभी ये बड़ा हादसा हो गया। देश के पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हो गया। कार डिवाइडर से टकराई, मां बेटे समेत 4 लोगों की जान चली गई। 3 घायल हो गए। ये यूपी अयोध्या से गुजरात जा रहे थे, तभी राजगढ़ में ड्राइवर को झपकी आ गई और ये भीषण सड़क हादसा हो गया। मैं आपको कहता रहता हूँ दोस्तों, आए दिन रोजाना की गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं और सावधानी सतर्कता के साथ चलाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। इलोन मस्क के स्टारशिप में टेस्ट के दौरान बड़ा धमाका हुआ। लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गई। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलोन मस्क का स्टारशिप 30 रॉकेट टेक्सास के स्टारबेस टेस्टिंग साइट पर अचानक धमाके के साथ फट गया। हालांकि गनीमत और राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान हुआ। इससे पिछली बार वाला जो रॉकेट 9वां टेस्ट लॉन्चिंग हुई थी, वो भी लॉन्चिंग के आधे घंटे बाद कंट्रोल खो दिया था। फिर भी इलोन अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं और उनकी यही जिद उन्हें इतना सफल व्यक्ति बनाती है। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट आ रही कि दुनिया को पसंद आ रही भारतीय कॉफी का स्वाद। 120 देशों तक पहुंच रही है भारत की कॉफी। बीते 5 साल में कॉफी का निर्यात यानी एक्सपोर्ट काफी अच्छा बढ़ा है। ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। आरक्षण पर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हाउसिंग स्कीम्स में अल्पसंख्यकों को अब मिलेगा 15% तक आरक्षण। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए आवास योजना में मिलने वाले आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में लिया गया और ये फैसला राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा और इन सभी योजनाओं में ये फैसला लागू माना जाएगा। तो रिजर्वेशन को लेकर कर्नाटक सरकार की तरफ से ये अहम आदेश जारी किया गया। चलिए खबर आ रही है, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की होगी व्यापक समीक्षा। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। रक्षा मंत्रालय का यह कदम न केवल रक्षा खरीद प्रणाली को आधुनिक और व्यावहारिक बनाएगा, बल्कि इससे हमारे देश के स्वदेशी रक्षा निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं खबर है, रासायनिक युद्ध व जैविक खतरों से निपटने की भी ट्रेनिंग दे रहा CISF। 380 फायर कर्मियों को मिला प्रशिक्षण। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की एक और नई पहल देखिए। अब रेलवे स्टेशन पर होगा सेना के जवानों का सम्मान। प्लेटफॉर्म पर सैनिकों के बैठने के लिए रिजर्व होगी सैनिक सम्मान चेयर भी। इस तरह से आर्मी ड्रेस के लुक में ही सैनिक सम्मान चेयर लगाई जाएगी। देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर। लखनऊ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और रेलवे से एक और अपडेट आ रहा कि वंदे भारत में मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्र का किराया 840 रुपए होगा। गोरखपुर के लगेंगे 790 रुपए। यूपी बिहार के बीच जो ये नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है, इसको लेकर रेलवे ने किराया जारी किया। और खबर है, उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया भी तेज हुई। अब पेपरलेस, फेसलेस और केसलेस सिस्टम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाएगा। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ TET पास शिक्षा मित्रों का 24 दिन से चल रहा धरना। मुख्यमंत्री के OSD से मिलने के बाद फैसला लिया गया। वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों से 30 जून तक भेजे जाएं सड़कों और पुलों के प्रस्ताव भी है। CM योगी ने सभी अधिकारियों और जिलाधिकारियों को यह निर्देश जारी किया। और प्रदेश वासियों को एक और बड़ी सौगात मिली। शुरू होने जा रहा 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी है और इस पर टोल की भी दरें तय की जा चुकी हैं। जल्दी इस एक्सप्रेसवे पर वाहन फराठा भरेंगे और इस एक्सप्रेसवे पर टोल का प्राइस क्या होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ये इतना लंबा एक्सप्रेसवे जो है, ये उत्तर प्रदेश के
12 जिलों से होकर गुजरेगा। इन सभी जिलों के लोगों को इस नए एक्सप्रेसवे से बड़ी राहत मिलेगी। देख सकते हैं आप डिटेल, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, भारत में ही बनेगा 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट। रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर आवेदन भी मांगे हैं, टेंडर जारी किया। अब इस नई जनरेशन के फाइटर जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। और भारत फ्रांस के बीच भी एक समझौता हुआ है, भारत में बनेगा फाल्कन 2000 जेट भी। मैंने आपको कल ही बताया था ना, रिलायंस इंफ्रा की दसों के साथ एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और नागपुर में इसका मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, है ना। वही देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश में डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर चिंतित है वो। फिनटेक कंपनियों से भी वित्त मंत्री ने साइबर क्राइम से समाधान निकालने की अपील की है। और खबर है, भारत पाकिस्तान सीमा के पास वायुसेना दिखाएगी ताकत, अभ्यास के लिए नोटिम जारी किया गया। आज 20 जून को पाकिस्तान बॉर्डर के पास इंडियन एयरफोर्स अपना नया युद्धाभ्यास करेगी। और एक अच्छी खबर है, भारत का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA भी बनेगा अब आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान। और पीएम मोदी का उड़ीसा दौरा जो आज होने वाला है, ये भी बेहद खास होगा। यहाँ रेलवे की कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। 20 जून को एक दिवसीय उड़ीसा दौरे पर 2750 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं पीएम मोदी। इस रूट पर नई रेलवे लाइन शुरू हो गई, है ना। और भारत के लिए स्टार्टअप सिस्टम पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है हमारा देश भारत। बीते 11 सालों में ऐसे बदली तस्वीर। पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के फैसलों से भारत में स्टार्टअप्स को अच्छा बढ़ावा मिला है। वही खबर आ रही, आंगनबाड़ी से लेकर पंचायत तक होगा इंटरनेट से लेस। BSNL कंपनी हरियाणा राज्य के गाँव में क्रांति लाने वाली है। 50,000 FTTH कनेक्शन लगाए जा रहे हैं हरियाणा में BSNL के द्वारा, जो कि ग्राम पंचायत, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे, है ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा, 75 जिले और 18 मेगा प्लान। सीएम योगी ने एक और गेम चेंजर योजना लॉन्च की है, जिससे कि हर जिले को करोड़ों रुपए की सौगात मिलने वाली है। इन परियोजनाओं में पीएम मोदी ने धार्मिक पर्यटन, सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया है। इन परियोजनाओं के तहत जो भी उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थल है, उन्हें मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। वहीं यूपी में पशुपालकों के लिए भी खुशखबरी आई, सिर्फ 2 रुपए में होगा आपके पशु का इलाज। बस इस नंबर पर कॉल करें। यूपी में पशुओं के लिए मुफ्त चिकित्सा हेल्पलाइन नंबर है 1962, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू कर दी गई है, जैसे इंसानों के लिए एम्बुलेंस होती है ना, वैसे ही। और इस योजना के तहत किसानों का इलाज करने का खर्च मात्र 2 से 10 रुपए तक आएगा। एक कॉल पर वेटरनरी टीम आपके घर तक पहुंचेगी, दवा भी वैन से ही मिलेगी, डॉक्टरों की टीम आपके पशु की संपूर्ण देखभाल करेगी। इस योजना का लाभ कैसे लेना है? सिंपली आपको अपने मोबाइल से टोल फ्री नंबर डायल करना है और आपके घर तक वेटरनरी वैन सेवा पहुंच जाएगी। वही खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के भी हजारों लोगों को पक्के मकान की सौगात देंगे, चाबियां सौंपेंगे। 20 जून को जो आज पीएम मोदी का बिहार दौरा होने जा रहा है, इस दौरान वो 5736 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है, जिसका किराया वगैरह मैंने आपको बताया था अभी, है ना। चलिए खबर आ रही, यूपी लखनऊ में IT सिटी होगी सबसे खूबसूरत, बनेंगे 10 सेक्टर और रहने के 5000 प्लॉट भी है। लखनऊ को भी IT सिटी के रूप में विकसित करने के लिए ये नई परियोजना शुरू की गई है। और खबर देखिए, उत्तराखंड में बीते 48 दिन की केदारनाथ यात्रा में 300 करोड़ का कारोबार हुआ। प्रतिदिन 24,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा में भी नई पहल की गई, पवित्र गुफा और यात्रा रूट पर होंगे मौसम निगरानी केंद्र, जिससे कि यात्रियों को वहां के मौसम के ताजा अपडेट मिलते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पति मानकर लंबे समय तक बनाए गए शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं माने जा सकते हैं। कोई भी महिला किसी पुरुष के साथ अगर लंबे समय तक संबंध बनाती है, तो फिर वो दुष्कर्म के आरोप नहीं लगा सकती है। एक ऐसे ही रेप केस के मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। और खबर है, आज 20 जून को झारखंड कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। वही देखिए, छत्तीसगढ़ में 400 करोड़ की लागत से बनेगा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का नया कैंपस भी। उप मुख्यमंत्री शर्मा की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि स्विस बैंकों में 3 गुना तक बढ़ा भारतीय लोगों का पैसा। ग्राहकों की जमा राशि में 11% तक का उछाल आया। 2023 के बाद 2024-25 में स्विस बैंक में इंडियन लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है। मतलब देखिए आप, भारतीय लोग कितना पैसा स्विस बैंक में जमा कर रहे हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही है, फेसबुक के करोड़ों यूजर्स को मिला पास की फीचर। अब बिना पासवर्ड के भी आप अपना अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे। मेटा कंपनी की तरफ से ये सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। वही खबर है, ई-कॉमर्स कंपनी अमेजोन भी भारत में 2000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगी। ग्राहकों को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी, कंपनी ने घोषणा की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 3 साल की सजा 5 लाख तक का जुर्माना होगा। अब भीड़ नियंत्रण कानून ला रही है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक के बंगलुरु में आपको पता होगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर जो भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौतें हो गई थी। तो इस हादसे के बाद अब कर्नाटक सरकार क्राउड कंट्रोल कानून लाने जा रही है। और इस कानून में क्या क्या प्रावधान होंगे देख सकते हैं आप। इवेंट आयोजकों के लिए सख्त दंड का प्रावधान भी होगा। चलिए खबर आ रही है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थानों ने बनाई जगह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इसकी सराहना की और पीएम मोदी ने भी बधाई दी। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में भी भारत ने अच्छी प्रगति हासिल की है। और खबर देखिए, IPL 2025 ने तोड़े व्यूवरशिप के सारे रिकॉर्ड। 840 बिलियन मिनट वॉच टाइम रहा। पंजाब बंगलुरु फाइनल सबसे ज्यादा देखा जाने वाला T20 मैच बना। वहीं अयोध्या राम मंदिर में अब रामलला के भोग के लिए सीता रसोई तैयार हुई। देसी घी से पूरी हलवा बनेगा। हर घंटे 50 भक्त ही राजा राम के दर्शन कर पा रहे हैं। और खबर है, राहुल गांधी ने अपना नया पता बना लिया है, लुटियंस जोन का सुनहरी बाग। अब यहाँ रहेंगे राहुल गांधी। अपने 55वें जन्मदिन पर यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि अभी तक वो अपनी मां सोनिया गांधी के घर में रहते थे। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के 2927 पात्रों को मिलेंगे प्लॉट
ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आप बुकिंग करवा सकते हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बनेंगे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन भी। SDRF और SDMF के नियमों में भी बदलाव होगा। यूपी सरकार की तरफ से मानसून से पहले ये बड़ा निर्देश जारी किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में उद्योगों की मांग पर तैयार होंगे पॉलिटेक्निक के कोर्स भी। ODOP को भी तकनीकी शिक्षा से जोड़ने की तैयारी कर रही है यूपी सरकार। और देखिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में इलेक्ट्रिक ऑफिस सुविधा शुरू हुई। ई ऑफिस मतलब अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, कागजी कार्यवाही कम होगी है ना। और खबर है पुणे सड़क हादसे की घटना पर PM मोदी ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं केंद्र सरकार ने सभी तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए, कहा कि खाद्य तेल की कीमतों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। और योग दिवस के मौके पर PM मोदी ने अपील की है, कहा कि गांव-गांव में योग को समर्थन मिला। वन अर्थ वन हेल्थ थीम बनी दिशा। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में निर्यात से बढ़ेगी मांग, हरित हाइड्रोजन की खपत 1.1 MMT तक पहुंचने की संभावना है। वहीं देखिए आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश की ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर से भेंट हुई, मुलाकात हुई, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। और IA की रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश बन चुका है हमारा देश भारत। भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति नाम से फ्रांस के ला कैवेलरी में शुरू हुआ। और खबर है एडिडास कंपनी ने फुटबॉल क्लब से किया 4062 करोड़ का करार। 2037 तक के लिए साझेदारी हुई है इस फुटबॉल क्लब के साथ। TVS मोटर ने भी iQube के साथ इंडोनेशियाई इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में प्रवेश किया। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, कैंसर के उपचार में भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने विकसित की नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक। और यह तकनीक क्यों चर्चा में है, इससे भारत कैंसर के इलाज में एक कदम और नजदीक पहुंच चुका है। देख सकते हैं आप डिटेल। वहीं खबर देखिए वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को IGNCA में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। और देखिए टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और जियो ने भी SpaceX के साथ हाथ मिलाया। स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल चुका है। गूगल कंपनी ने हैदराबाद में लॉन्च किया पहला एशिया पैसिफिक हब भी। खबर है सिक्किम में आज से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। पिछले 5 वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन क्षमता के मामले में चीन और अमेरिका के बाद अब तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। वहीं बिहार सरकार का आदेश देखिए, अब दूसरे अस्पताल से बात करके मरीज को रेफर कर सकेंगे हॉस्पिटल। पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने जारी किया निर्देश। बिहार पटना में 21 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय इंडोर स्टेडियम भी। पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा इसका निर्माण। और देखिए बिहार में तकनीकी छात्रों को मिलेगा IIT मुंबई से मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण भी। बिहार सरकार और IIT मुंबई के बीच ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी धाम पर बड़ा बदलाव किया गया। अब यात्रियों को बिना लाइन लगे भी यात्री कार्ड मिल पाएगा। वैष्णो देवी पर RFID कार्ड लेना और भी आसान हो चुका है। श्रद्धालु खुद रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे है ना। और खबर देखिए पृथ्वी पर नजर रखने के लिए नासा और इसरो मिलकर स्पेशल सैटेलाइट जुलाई महीने में लॉन्च करेगी, जिसे निशार मिशन नाम दिया गया है। और पंजाब के छात्रों को भी बड़ी राहत मिली है, फिर से अमेरिका में कर सकेंगे स्टडी। ट्रंप प्रशासन ने कुछ समय पहले जो स्टडी वीजा पर जो रोक लगा दी थी तो उसको अस्थायी रूप से हटा दिया है। ओके और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में मेज नदी पर प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई। 25,000 किसानों को इससे फायदा मिलेगा। वहीं खबर है मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रमोशन के नए नियम जारी किए। हर DPC में आरक्षित वर्ग का अवसर होगा। सीधी भर्ती वाले पदों पर SC ST को 16 से 20% तक रिजर्वेशन यानी आरक्षण मिलेगा। वहीं पॉलिटिक्स से भी खबर आ रही, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जहां कमजोर है वहां चलेगा विदिशा मॉडल भी। और मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को दिवाली से पहले मिलेंगे 1500 रुपए हर महीना। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प है डंके की चोट पर पूरा करेंगे। 2028 में तो इस योजना में 3-3 हजार रुपए देंगे। और MP कैबिनेट की एक बैठक का आयोजन ग्वालियर में भी होगा। खूब लड़ी मर्दानी महानाट्य और मेले के लिए भी 5 लाख रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश उज्जैन में भी सिंहस्थ के लिए हाईटेक बनेंगे 4 स्टेशन। और MP में UPS योजना का विकल्प चुन सकेंगे MP कैडर के IAS भी। नेशनल पेंशन स्कीम से बदलाव के लिए 30 जून तक देना होगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी 28 जून को तंदरोआ धाम जाएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी MP में पहली बार राजवाड़ा पर होगा सामूहिक योग का आयोजन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे MP इंदौर में। चलिए छत्तीसगढ़ के कुछ अपडेट देखिए आप। मेडिकल स्टोर्स में CCTV लगाना अनिवार्य होगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर से नोटिस जारी किया, राशन कार्ड धारकों को 30 जून तक KYC करना भी जरूरी है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को मिलेगा सुरक्षित मध्याह्न भोजन। 203 रसोइयों का खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण भी किया गया कोंडागांव में। और रेलवे से खबर आ रही, SCCR जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए भी चलाएगा स्पेशल ट्रेन। वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर और बिलासपुर बने कोविड के हॉटस्पॉट। 10 में से 75% मरीज इन्हीं 2 जिलों में आ रहे हैं। और खबर देखिए यूपी लखनऊ में राजकीय स्कूलों के शिक्षकों का निदेशालय में प्रदर्शन देखने को मिला। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल समाप्त कर ली है। पंजाब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड योजना पर जल्दी फैसला करेगा। हिमाचल कांगड़ा में ट्रैकिंग के लिए नए नियम बनाए गए। अब एक गाइड के साथ में सिर्फ 10 ट्रैकर्स जा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन और GPS ट्रैकिंग अनिवार्य होगी। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए रेलवे में इस पद पर अब सीधी भर्ती होगी। भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया और रेलवे बोर्ड ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गोरखपुर में रेलवे बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में यह बदलाव किया। अब इस कैटेगरी की रिक्रूटमेंट डायरेक्टली सीधी भर्ती के रूप में की जाएगी। और यूपी में देखिए राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अब पढ़ेंगे सुंदरकांड भी। BA के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। हिंदी के छात्र करेंगे डिजिटल पत्रकारिता की पढ़ाई भी। सरकारी नौकरी पर खबर आ रही, UPSC NDA और CDS2 एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 20 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। बिहार में भी निकली 7279 टीचर की भर्ती। 2 जुलाई से आवेदन कर सकेंगे।
लास्ट डेट रहेगी इसकी 28 जुलाई। वहीं खबर है हरियाणा में जुलाई में होगा सीईटी एग्जाम, मुख्य सचिव ने 2 से 3 दिन में कराने को कहा है। और बिहार में तो 26,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए भी गुड न्यूज आई। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी किए गए जिसके मुताबिक स्थानांतरित शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं और ये आवंटन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भी जारी कर दिया। ठीक है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मकर राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा और कुंभ राशि के लोगों को भी कामकाज में सफलता मिलने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वैश्विक बिजली उत्पादन में भारत देश का अभी दुनिया में कौन सा स्थान है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।